एग्जाम के एक सॉल्यूशन सीरीज लाए हैं, जिसके द्वारा आप लोग अगर नॉर्मली बैठ के नहीं प्रैक्टिकल कर पाते तो हमारे वीडियो के थ्रू आप लोग एक एक करके क्वेश्चन पूरे कंप्यूटर से रिलेटेड सॉल्व कर लेंगे। याद रखिएगा ये 52 क्वेश्चन, जिससे आपको पासिंग मार्क क्या एक अच्छा परसेंटेज बनाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो याद रखिए हमारे हर एक पेपर, जितने भी हमने पेपर तैयार किए, जो कि आपको 15 और 16 मार्च को जो एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम के लिए हमने 2 अलग अलग सेक्शन बनाए और हर एक सेक्शन के अंदर हमने ये डाला है कि एक टाइम पे हम लोग बताने वाले हैं उस क्वेश्चन का पूरा थ्योरेटिकल और एक तरफ बताने वाले हम आपको उसके एमसीक्यूज। इससे आपको 2 बेनिफिट मिलने वाला है, आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका टाइपिंग सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और एमसीक्यू क्वेश्चन जो पूछे जाते वो भी हो जाएगा। तो याद रखिएगा हर एक वीडियो को छोड़िएगा मत, आखिरी तक देखिएगा और इसके अंदर आपको मिलने वाला हर एक क्वेश्चन का एक स्पेशल सॉल्यूशन, जिससे आप आसानी से सीपीसीटी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं मिले और सब्सक्राइब करने के बाद आपको मिलने वाली डेली अपडेट, जिससे आप निकाल सकते हैं सीपीसीटी एग्जाम को एक ही बार में। तो अब आ जाता है यहां पर कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी की इकाई नहीं है। देखिए इकाई मीन्स होती है यूनिट। एक यूनिट होती है कंप्यूटर के प्रोसेसर की, जिसको बोलते हैं मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज और जो भी किलोहर्ट्ज। ये कंप्यूटर के वर्किंग की यूनिट होती है। सेकेंड यूनिट होती है डाटा ट्रांसमिशन, जिसको हम बोलते हैं केबीपीएस, एमबीपीएस, जीबीपीएस, जब हम इंटरनेटवर्क यूज करते हैं। और तीसरी यूनिट होती है वो होती है डेटा स्टोरेज, इज स्टार्ट फ्रॉम बिट्स टू किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स से टेराबाइट्स। इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की इकाई यूनिट नहीं है। कई बार यहां नहीं आएगा तो हम यहां पर देखेंगे। अब देखिए गीगाबाइट किसकी यूनिट है, वो है स्टोरेज की। बाइट किसकी है, स्टोरेज की। मेगाबाइट किसकी है, स्टोरेज की। बस हर्ट्ज जो होती है वो कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर की कंप्यूटर की स्पीड को बोला जाता है और ये हर्ट्ज में आती है। सबसे छोटा हर्ट्ज, उससे बड़ा किलो हर्ट्ज, उससे बड़ा मेगा हर्ट्ज, उससे बड़ा गीगाहर्ट्ज। बट अब आगे जब क्वेश्चन कभी आता है तो याद रखिएगा यूनिट हमारी 3 अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या है। जिस दिन कंप्यूटर आया तो लोग, आज भी कुछ लोग कंप्यूटर नहीं बोलता, मेरा पीसी खराब हो गया। पीसी एक पर्सनल कंप्यूटर था, जो कि हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल था। और पीसी पर्सनल कंप्यूटर जब होता था, इसके अंदर जो हमारा फ्लॉपी डिस्क से उपयोग किया जाता था, बट उस समय का ये लेटेस्ट होने के कारण इसे पीसी नाम दिया गया, जो आज तक पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इसमें भी अलग आता, पीसी आया, पीसी एक्सटी आया लाइक एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, तीसरा आया पीसी 80 एडवांस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से किस डायरेक्टरी में लाइनेक्स में सिस्टम से डेटा 10 दिनों के बाद स्वचालित रूप से हट जाता है, हटा दिया जाता है, हट जाता है। सुनिए, हर एक चीज देखा जाए तो विंडोज में भी टेम्परेरी डायरेक्टरी होती है। वैसे ही अगर हम यहां जाएंगे तो लाइनेक्स के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होता है। और डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करने का मीनिंग हुआ कि डायरेक्टरी कैसे होती है, एक होती है डेव यानी डिवाइस डायरेक्टरी, जिसके अंदर हमारे डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन होती है। एक आती है टेम्प, टेम्परेरी, जिसके अंदर फाइलें कुछ दिनों के लिए होती है जो रिमूव हो जाती है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। एक आती ईटीसी, मतलब आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन जहां पर स्टोर होता है वो होती है हमारी ईटीसी डायरेक्टरी। और एक होता है स्लैश लिब, मतलब लाइब्रेरी डायरेक्टरी। याद रखिएगा इसके अंदर हमारे लाइनेक्स के अंदर हमारे सारी लाइब्रेरीज स्टोर होती है। और लाइनेक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग कहा जाता है। तो हर एक लास्ट पेपर में भी मैंने एक एग्जाम्पल बताया था लाइनेक्स का, तो एक क्वेश्चन आता ही है। याद रखिएगा रूट, बूट, स्वेप, ऐसे सारे पार्टीशन अलग अलग होते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा एक्सेस करने के संदर्भ में ओडीबीसी का पूर्ण फॉर्म क्या होता है। ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या है, एक बात समझना पहले। डेटाबेस क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है फ्रंट एंड, दूसरा पार्ट होता है बैक एंड। और बैक एंड मतलब जहां पर डेटाबेस रखी जाती है और जहां पर हमारा डेटा स्टोर होता है। तो ओडीबीसी हर एक सॉफ्टवेयर का जो फ्रंट एंड जो होता है उसका बैक एंड पार्ट होता है। और देखिए ऑब्जेक्ट डेटा कुछ होता नहीं है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी जहां पर हम अपना डेटा परमानेंट स्टोर करते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू डाटा स्टोर करते हैं, तो इसे ओडीबीसी बोलते हैं, ओडीबीसी डेटाबेस कनेक्टिविटी। अधिकतर एमएस एक्सेस, माईएसक्यूएल के अंदर ही हमारा डेटा स्टोर होता है। आगे चलते हैं। किसी प्रोग्रामर द्वारा किसी स्रोत प्रोग्राम को मशीन भाषा ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में बदलने के लिए, यानी एक लैंग्वेज से दूसरी। अब देखिए कई बार मैंने लास्ट टाइम भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं, कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है कि भाई हिंदी में क्या होता है मॉड्यूल में बदलने। तो आप इधर देखिए, द टूल्स यूज बाय प्रोग्रामर टू कन्वर्ट ए सोर्स प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज, यानी किसी प्रोग्रामर द्वारा सोर्स प्रोग्राम को हम मशीन प्रोग्राम में बदलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उसको हम कंपाइलिंग बोलते हैं। कंपाइलिंग का मतलब होता है कन्वर्ट करना, और कन्वर्ट करने के लिए जिसकी जरूरत होती है वो होता है हमारा कंपाइलर, इसलिए इसका ये आता है कंपाइलिंग। एक लिंकर भी आता है, एक लोडर भी आता है, सब का काम लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आता है। परंतु यहां पर प्रोग्रामर एक लैंग्वेज को कंपाइल करता है, कन्वर्ट करता है, ताकि उसके सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम की कोडिंग बदल जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आता है एक सामान्य QWRTR कीबोर्ड में कितनी एरो कुंजियां, कुंजी मतलब कीज, कितनी की होती है। एरो की का मतलब हुआ एक की अप जाने वाली, एक डाउन, लेफ्ट, राइट। तो हम जो यूज करते हैं ना सीपीसीटी एग्जाम में, वो हमारा कीबोर्ड होता है QWER है। कई बार आपने मोबाइल में भी कीबोर्ड चेंज किया होगा। तो इसके अंदर 4 एरो की होती है, लेफ्ट, राइट एंड अप एंड डाउन की। तो 4 की होती है, ये यहां पर आ गया। अगला क्वेश्चन होता है ब्लू-रे सिंगल लेयर रिकॉर्डेबल डिस्क में HD फुटेज स्टोर करने की क्षमता कितनी होती है। देखिए डिस्क हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में भी अलग अलग आई, पहले सिंपल मतलब CD आई, फिर DVD आई, अब उसके बाद बीच में ब्लू-रे डिस्क आई थी। तो ब्लू-रे डिस्क जो होती थी वो हमारी जो CD जैसी आती थी, परंतु हमारे CD की तुलना में इसका जो डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती थी हाईली होती थी। दूसरी चीज, डेटा को रीड और राइट करने के लिए इसकी स्पीड भी वेरी फास्ट होती थी, और ये भी अब धीरे धीरे जा चुकी है, क्योंकि सबकी जगह हमारी कहीं ना कहीं SSD ने ले ली है। आगे बढ़ते हैं। एक रिक्त स्थान यूनिडायरेक्शन है, माइक्रो प्रोसेसर से निकलता है और मेमोरी यूनिट इनपुट आउटपुट इकाइयों तक पहुंचा जाए। भाई आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क की एक केबल मदरबोर्ड से जुड़ी हुई होती है, और वो कभी कभी साटा केबल होती है और कुछ पाटा केबल होती थी। तो हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में डेटा को लेने देने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए जिस केबल को यूज करते थे, और जो केबल होती है वो एड्रेस बस केबल होती है, जो डेटा को ट्रांसमिशन के लिए उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRQ सेटिंग चुनने के लिए इनमें से कौन सा इंटरप्ट है। साउंड कार्ड में पहली पसंद क्या होती है। अब बात याद रखिएगा, ये एक हार्डवेयर का क्वेश्चन है। IRQ का फुल फॉर्म होता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट, यानी कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड लगाते हैं, माउस लगाते हैं, उसका IRQ अलग है। लैन कार्ड की केबल लगाते उसका IRQ अलग है, VGA केबल लगाते उसका IRQ है। तो ये एक हार्डवेयर टेक्निकल है कि जब हम अपने कंप्यूटर में जो भी डिवाइस जोड़ते हैं उसको कंप्यूटर IRQ से कनेक्ट करता है। यह एक मशीनरी जो सर्किट डिजाइन होती है उसके अंदर ये होता है, लाइक VLSI डिजाइन का जो पार्ट होता है उसके अंदर IRQ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से लिखित में से कौन सी सेवा गूगल द्वारा प्रदान नहीं की जाती है। मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन है
जिसे या गूगल सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। भाई क्या नहीं करता है? ब्लॉगिंग की भी काम करता है, हैंग आउट भी उसी का बनाया गया है, कीप भी है। अब आई क्लाउड मतलब ये अभी लेटेस्ट लैंग्वेज का एप्लीकेशन से क्लाउड एक सर्विस ऐसी होती है जिसमें आप अपने कंप्यूटर को कहीं भी यूज करेंगे पर उसका डेटा सर्वर पे जाएगा। गूगल का खुद का जो सर्वर है, अगर आप आईफोन का जाएंगे एप्पल का अलग सर्वर है, याहू का अलग सर्वर है, सब अपने अपने सर्वर यूज करते हैं, मगर इनमें से गूगल द्वारा ये सर्विस सब दे देगा पर ये वाली सर्विस नहीं दी जाती। कुछ चीजें ऐसी होती है जो साइंटिफिक है, सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी हम लोग कभी जीमेल पे आईडी बनाते, हमको एक क्लाउड दिया जाता है ताकि हमारा मोबाइल अगर खराब भी हो जाता है, अगर हमारा ईमेल आईडी बना है तो वहां पर आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। आगे चलते हम लोग, जब आप स्टाइल्स द्वारा टेबलेट पर कोई चित्र बनाते हैं तो टेबलेट का सॉफ्टवेयर रिक्त स्थान दृश्य पटल पर स्क्रीन पर बनता है। अब क्या हो गया कि क्या होगा, इसके क्वेश्चन को पहले समझिए। आर यू ड्रॉ अ टेबलेट विथ स्टाइलिश द सॉफ्टवेयर ऑन द टेबलेट प्रोड्यूसिंग ए ड्राइंग ऑन द स्क्रीन। भाई क्या होगा कि भाई आप कोई पिक्चर बनाओगे तो क्या होगा, आपकी मूवमेंट का अनुसरण करेगा, मतलब मूवमेंट होगा। जब आप कुछ चीज बनाते हैं तो आपका कर्सर का मूवमेंट होगा। तो यहां पर क्या होता है, कोई स्वेप करने का काम होता है, कोई मूवमेंट को स्टोर करने के लिए काम होता है। यहां पर यही होता है कि टेबलेट पर कोई सॉफ्टवेयर पे हम वर्क करते हैं तो उसका मूवमेंट होता है। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, यहां पर ये बाइनरी डेसिमल ऑक्टल वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व किया करो। सॉल्व करने के लिए मैंने एक पूरा एक वीडियो बना के डाला है, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्सा, इन्हीं कंडीशन पे अपन चलते हैं। तो अब आता निम्न में से दो बाइनरी गति क्रियाएं गुणा और घटाना शामिल है। अब क्या होता है, द टू बाइनरी अर्थमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन एंड सबट्रैक्शन, यानी कि अगर हम बाइनरी ऑक्टल में चेंज करते हैं तो क्या होता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बाइनरी भाषा में होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ग्राफिक कार्ड के अंदर वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल में एक फेस का बना होता है। अब ये सब क्या है, ऐसे क्वेश्चन से जो कि ग्राफिक कार्ड जो होती है जिसके अंदर हमारा हाई ग्राफिक एचडी आउटपुट आता है, तो उस आउटपुट के लिए इसको बोला जाता है फिल्टरिंग डिवाइस। नेक्स्ट चलते हैं, अगला आ जाएगा एक लॉगिंग के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम और सेवाओं के साथ उपयोग की जाने वाली सुरक्षा, जो किसी खाते को लॉक कर देती है पैरामीटर से लॉगिंग। अब क्या होता है, आपने एक चीज देखी होगी, जब आप अपने यूजर को लॉगिन करते, कंप्यूटर को चालू करते हैं तो आपके सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें कंप्यूटर बोलता है यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो। तो जब हम यूजर नेम एंड पासवर्ड जब हम लोग डालते हैं तो वही प्रोसेस जो आती है वो होती है हमारी अकाउंट प्रोसेस। अगर हम उसमें गलत पासवर्ड डालेंगे एक बार दो बार तो लॉक आउट आ जाएगा, अकाउंट लॉक आउट, कुछ समय के लिए लॉक हो जाता है। तो इस प्रकार से अभी जैसे एटीएम में आप 3 बार गलत पासवर्ड डालो आपका 12 घंटे के लिए लॉक हो जाएगा, वैसे ही अगर हम कंप्यूटर में भी अगर लॉक आउट ड्यूरेशन दे देते हैं तो अगर हम उतने बार से ज्यादा बार अगर गलत पासवर्ड डालेंगे तो आपका कुछ समय के लिए जैसा मोबाइल बंद होता है वैसा कंप्यूटर भी बंद हो जाता है। इसी कंडीशन जो होती है वो हर एक के लिए होती है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर अकाउंट वगैरह। 15 क्वेश्चन तक हमने सारी चीजों को देखते चल रहे हैं। अब हम चलते हैं 60 नंबर के क्वेश्चन पे। ये एक हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है, सिस्टम टाइम सेटिंग को कॉन्फ़िगर में बनाए रखने के लिए कौन काम करता है। होता क्या है, आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर कभी हमको डेट चेंज नहीं करनी पड़ती क्योंकि ऑलरेडी कंप्यूटर में डेट अपडेट होता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर एक छोटा सा सेल होता है जिसे सीमॉस बैटरी भी बोला जाता है। सीमॉस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर सारी डिटेल, जो बायोस की डिटेल इसी में स्टोर होती है। तो क्या करते हैं, जब भी आपका कंप्यूटर चालू होता है तो पहले बायोस की सेटिंग को ही पढ़ता है और इसकी जो सेटिंग होती है इसका डेट टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहता है।
तो यह एक ऐसी सेटिंग होती है जिसके अंदर हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसको CMOS के नाम से जाना जाता है। SMPS पावर सप्लाई के लिए काम आता है। बायोस के अंदर बूटिंग प्रोग्राम होता है और पोस्ट होता है। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो ब्लैक स्क्रीन पे जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग पोस्ट प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। द डिफॉल्ट प्रिंटिंग ऑप्शन टूल बार प्रिंट बटन विल प्रिंट पेजेस ऑफ फाइल ऑटोमेटिकली, या फिर डिफॉल्ट प्रिंटिंग विकल्प टूल बार प्रिंट बटन स्वचालित रूप से फाइल के निम्नलिखित पृष्ठों को प्रिंट करेगा। देखिए बाय डिफॉल्ट अगर मैं प्रिंट आउट चाहता हूं तो जैसे प्रिंट करूंगा तो जितने भी प्रिंट वर्ड के अंदर एक्सेल के अंदर पेज है उनको सबको कंप्यूटर ऑल प्रिंटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर चेक मार्क लगा हुआ होता है। तो उसको अगर हमें एक पेज निकालना है या कोई पर्टिकुलर पेजेस को अलग अलग निकालना है तो तब इसकी सेटिंग की जाती है। यानी कि हर एक चीज को यहां पर हम बारीकी से वन बाय वन ले चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर इंक रिक्त स्थान का उपयोग किया जाता है। देखिए यहां पर तीन बातें हैं। अभी सिर्फ इन्होंने प्रिंटर लिखा प्रिंट निकालने के लिए, तो प्रिंट निकालने के लिए अगर लेजर प्रिंटर होता तो टोनर पाउडर की जरूरत होती। अगर इंकजेट प्रिंटर होता तो इंक की बॉटल आती है, उसे भी कार्ट्रेज कहा जाता है। टोनर पाउडर जो डलता है उसको भी कार्ट्रेज कहा जाता है। और जब प्रिंटर के डॉटमेटिक्स प्रिंटर आता है उसके अंदर भी अगर जो रिबन लगती है ब्लैक कलर की रिबन होती है उसे भी कार्ट्रेज कहा जाता है। तो कुल मिला के इन्होंने सिर्फ ये लिखा कि प्रिंटर के अंदर इंक को भरने के लिए यूज करने के लिए किसका उपयोग करते हैं तो उसे बोलते हैं कार्ट्रेज। स्पूलिंग मेमोरी होती नहीं है, कंटेनर अलग चीज होती है, पर यह सब चीज होती है। कार्ट्रेज एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर हम प्रिंटर की इंक को रिफिल करते हैं। नेक्स्ट, किसी प्रिंटर को इंस्टॉल करने के लिए एक विंडोज उपयोगकर्ता को कहां पर जाना चाहिए। अगर मुझे प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करना है तो मुझे जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल के अंदर, क्योंकि कंट्रोल पैनल के अंदर हम यूजर बनाते हैं। कोई सॉफ्टवेयर को रिमूव करना हो, प्रिंटर इंस्टॉल करना हो, मॉडेम इंस्टॉल करना हो, यानी कंप्यूटर की हर कॉन्फ़िगरेशन जो सेटिंग होती है वो होती है हमारी कंट्रोल पैनल के अंदर। तो याद रखिएगा कंट्रोल पैनल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और जैसे जैसे इसकी जरूरत पड़ती है हम उपयोग में ले सकते हैं। तो यहां पर हर एक चीज का क्या क्या उपयोग होता है। हमारे पेजेस हम देख लेते हैं, 1 मिनट आगे पेजेस चले गए हैं। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास कि आपने देखा होगा जब भी हम अपने कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन रिजोल्यूशन करते हैं, यानी स्क्रीन के ऊपर उसकी स्क्रीन का रिजोल्यूशन कितना होगा, हाई ग्राफिक करना है, 600x480 रखना है, 1024 रखना है, ये सब कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होती है। तो यहां पर आमतौर पर अधिक महंगे प्रिंटर का उपयोग रिक्त स्थान के लिए किया जाता। भाई अच्छा महंगा प्रिंटर क्यों काम आएगा, जब हम पिक्चर को पेपर पे निकालेंगे तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होना चाहिए। जैसे कोई भी चीज की स्क्रीन के ऊपर बहुत अच्छा है, अगर हम मोबाइल कैमरा लेते तो अच्छी क्वालिटी के लिए लेते हैं। आखिर फोटो तो दो सभी के मोबाइल से खींच सकते हैं, पर पिक्चर क्वालिटी के लिए ही उसका रिजोल्यूशन काम करता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हमें प्रिंटर पे प्रिंट आउट अच्छा चाहिए तो हाई ग्राफिक प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर की स्याही को सूखने से बचाया जाता है, कैसे बचाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है तो कोई जरूरत नहीं है, लेजर प्रिंटर है तो भी कोई जरूरत नहीं, पर इंकजेट कार्ट्रेज के अंदर जो इंक आती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है और अगर उसे हम ज्यादा दिन तक उपयोग नहीं करते तो हमारा प्रिंटर की इंक सूख जाएगी और सूखने के कारण हो सकता है कि आपकी कार्ट्रेज भी डैमेज हो जाएगी। तो यहां पर इसका आंसर आता है अधिक बार उपयोग करें। अधिक से मतलब ऐसा नहीं कि एक ही दिन में प्रिंट आउट निकाल दे, बल्कि आप रेगुलर एक दो प्रिंट आउट निकालते रहेंगे तो उसके नोजल सूखेंगे नहीं। नेक्स्ट आता है, MS Excel 2009 पे सेल के डेटा को कट करने के लिए निम्नलिखित पे शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। कुंजी लाइक की,
अगर हमको एक्सेल के किसी भी सेल के डेटा को अगर कट करके दूसरी जगह ले जाना है तो कंट्रोल एक्स बटन का उपयोग करेंगे, अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल सी, पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी। ऐसे हम लोग जरूरत पड़ने मगर कट करके अगर पेस्ट करेंगे तो दोनों जगह रहेगी, अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारी एक, जैसे मैंने मान लीजिए इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट करूँगा तो यहाँ भी रहेगी यहाँ भी रहेगी, बट अगर मैंने कट कर दिया और पेस्ट किया तो ओल्ड जगह से चले जाइए। कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप इसे प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। निर्माताओं द्वारा समय समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों प्रदान किया जाता है? देखिए, आप मोबाइल यूज करते हैं, बार बार अपडेट करने के पीछे एक सिंपल सा रीजन ये होता है कि अगर हम कभी भी सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं तो हमारे मोबाइल हो, कंप्यूटर के अंदर जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस लगे होते हैं वो उन्हें हमेशा अपडेट या फिर उसकी फाइल अपडेट होने के कारण उसके फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं। तो क्या होता है, निर्माताओं द्वारा समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट करने के फायदे ये होते हैं कि कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन संबंधी कोई एरर्स आती है जिसको बग बोलते हैं, तो हमारे बग को वो कंप्यूटर ठीक कर देगा। जैसे कई बार क्या होता है, अभी मेरे पास मान लीजिए विंडोज 10 है और मान लीजिए कोई लेटेस्ट अपडेट आया, वो विंडो 11 बेसिस पे बना है, तो उस सॉफ्टवेयर को जब मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल करूँगा तो हो सकता है कोई हार्डवेयर काम नहीं करे, परंतु अपडेट करने पर सारी चीज़ें वर्क करने लग जाएगी। इसी प्रकार के निम्न में से इनमें से कौन सी एक विद्युत समस्या पावर प्रॉब्लम नहीं है? देखिए, अगर सर्च, ब्लैकआउट, ब्राउन आउट एंड एप्लीकेशन त्रुटि, मतलब हमारे कंप्यूटर में कोई भी एरर आती है तो उस एरर को क्या बोलते हैं हम? उस एरर को बोलते हैं एप्लीकेशन एरर। हम ये नहीं बोलेंगे कि ब्लैकआउट हो गया या फिर ब्राउन आउट हो गया या कोई सर्जिकल स्ट्राइक जैसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसे बोला जाता है एप्लीकेशन एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटर को लेन से कनेक्ट करने के लिए किस प्रकार के केबल का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन का तो मैं सॉल्यूशन बता दूं और अगले दो क्वेश्चन आगे चल के आपको भविष्य में और मिलने वाले। यहां पर लिखा कि अगर हम लेन केबल को कनेक्ट करते तो कौन से कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? RJ45 कनेक्टर। याद रखिए, यहां पर 3 क्वेश्चन कैसे हो सकते। अगर कोएक्सियल केबल है तो उसके लिए BNC कनेक्टर। अगर ये मान लीजिए हमारे पास कोएक्सियल केबल हुई तो कौन सा कनेक्टर लगेगा? BNC। सेकेंड, अगर हमारे पास जो वर्तमान में ज्यादातर यूज में आ रहे अंट जो बोला जाए तो AC केबल जो सबसे ज्यादा उपयोग में आ रही वो यही हमारी, उस पे जो कनेक्टर लगता है वो हमारा RJ45 कनेक्टर यूज किया जाता है और इसको अनट्विस्टेड पेयर केबल के नाम से अधिकतर लोग जानते, चाहे इसे ट्विस्टेड पेयर केबल भी बोलते हैं तो उसमें RJ45 लगता है, और अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल हुई तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर जो लगाया जाता है वो SC-SMC कनेक्टर्स होते हैं। तो यहां पर जो कनेक्टर की बात करते हैं तो वो RJ45 कनेक्टर होता है। अगर VGA होता है तो ये मॉनिटर के लिए उपयोग में आता है, ID होता है तो ये हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए काम आता है, और HDMI है तो हमारे HDMI कोई भी डिवाइस होगा, चाहे HDMI कैमरे कनेक्टिविटी हो, HDMI टीवी हो, HDMI मॉनिटर हो, तो जो भी HDMI से कनेक्ट होगा, होने को सारे कनेक्टर है, परंतु जब नेटवर्क पे कनेक्ट करना है तो RJ45 कनेक्टर का उपयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। इंटरनेट के संदर्भ में WWW का संक्षिप्त नाम क्या है? तो हर बार यही इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी वेबसाइट को खोलना है तो WWW लिखना पड़ता है, और WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये वर्ल्ड वाइड वेब है, यानी कोई भी वेबसाइट खोलेंगे तो सबसे पहले इसी प्रकार से हम लोग उपयोग में लेते हैं। तो इस तरीके से हम एक एक करके जो, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले गए। कीबोर्ड की प्रिंट स्क्रीन कुंजी निम्नलिखित में किस श्रेणी में आती है? देखिए क्या होता है, हमारा जो कीबोर्ड होता है, ये सब क्वेश्चन बाद में बदल भी सकते हैं। हमारे कीबोर्ड के ऊपर एक होती टाइपिंग की जिसके ऊपर हम लोग टाइपिंग करते हैं, एक आती फंक्शन की जो कीबोर्ड के ऊपर 1 2 से लेकर 12 तक की होती है,
एक नियंत्रण कंट्रोल की होता है जो कि शिफ्ट कंट्रोल के पड़ोस में होती है, और एक विशेष कीज होती है जिसको हम लोग देखते हैं पेज अप, पेज डाउन, एंड जाना है, अप जाना है। तो ये स्पेशल कीबोर्ड की कुंजियां भी इसी श्रेणी में आती है। नेक्स्ट आता है पेरोल, एक एप्लीकेशन है। कैसे? पेरोल, पेरोल का मतलब होता है जब हमको एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई या प्राइवेट सेक्टर में कोई व्यक्ति काम करता है, उसको जो सैलरी देते हैं उसके सैलरी को मैनेज करने के लिए पेरोल बनाया जाता है। तो दिस इज ऑनलाइन पैसे के लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है। हमने यहाँ पर स्पाइडर कुछ नहीं होता, स्पैम कुछ नहीं होता, ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग कुछ नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए यानी लेन देन के लिए हम पेरोल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। कंप्यूटर मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है, रिक्त स्थान के रूप में भी जाना जाता है, जिसको हमारा जो मॉनिटर होता है इसको बोला जाता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ये देखिए वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट या मॉनिटर। तो याद रखिएगा हमारा आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आता है निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर एक इमेज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों के बीम का उपयोग करता है। देखिए पहले हमारे जो मॉनिटर आते थे बड़े बड़े, उनको बोला जाता था सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी का फुल फॉर्म होता था कैथोड रे ट्यूब, और उन्हीं से जो बनता था वो मॉनिटर आपने देखे होंगे, इतने इतने बड़े होते, इधर से उस पर लाइट गिरता था और अक्षर बनते थे, हाई वोल्टेज भी लेते थे, मगर पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भीम के संदर्भ में वीपीए का एक पूर्ण रूप क्या है? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। देखिए क्या होता है, भीम एक हमारा पेमेंट जो ऐप आता है, जैसा फोन पे गूगल पे आता है, तो वो भी हमारा एक एप्लीकेशन होता है और हम उसका उपयोग करते हैं। तो अगर हमें किसी को पेमेंट करना है तो एक तो हम कोड स्कैन करके करते हैं और एक हमारा वर्चुअल एक आईडी बन जाता है, तो उसके साथ हम @ लगा के जो भी बैंक का जो मीडिएटर होता है जिसके थ्रू हम करते हैं, तो उसके साथ में @YBL ऐसा हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिक्त स्थान ब्रोकेज के इंटरनेट आधारित स्वामित्व बनाने वाले व्यापार प्लेटफॉर्म का उपयोग कर वित्तीय प्रतिभूतियां या मुद्राओं के लिए रखने, खरीदने, बेचने के लिए किया जाता है। भाई जब भी हम लोग कोई ऑनलाइन बैठ के कोई बिजनेस करते हैं, यानी ऑनलाइन अगर हम इसके ऊपर करते हैं, अमेजॉन पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट का लेन देन करते हैं, तो इस तरह के जो प्रोफेशंस होते हैं, बिजनेस होते हैं, उन्हें ऑनलाइन बिजनेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2019 में से कौन सा चेंज केस विकल्प आपको एक वाक्य के पहले अक्षर को बड़ा करने के लिए देता है एवं अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस के रूप में छोड़ देता है? देखिए आपने स्मॉल लेटर्स में सब कुछ टाइप किया, अगर आपने मैटर को सिलेक्ट करके अगर कर दिया अपर केस तो सारे लेटर अपर हो जाएंगे, अगर सेंटेंस केस कर दिया तो पहला लेटर कैपिटल रहेगा लाइन का, लोअर केस कर दिए तो ऑल लेटर स्मॉल आ जाएंगे। बल्कि हम जो यूज करते हैं वो हमेशा सेंटेंस केस यूज करते हैं। तो याद रखिए सारे लेटर को एक साथ अगर आपको कैपिटल करना है तो अपर केस का उपयोग करेंगे। रिक्त स्थान MS वर्ड डॉक्यूमेंट में मिरर मार्जिन सेटिंग में शीर्ष मार्जिन का डिफॉल्ट मान है, यानी कोई भी वर्ड के अंदर आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो कौन सा साइज डिफॉल्ट होता है। जब भी आप वर्ड चाहो स्टार्ट करेंगे तो एक टॉप मार्जिन होता है वो 1 इंच के लिए होता है, लेफ्ट भी होता है 1 इंच, राइट भी और बॉटम भी। तो बाय डिफॉल्ट अगर MS वर्ड के अंदर आप जाएंगे तो आपको 1.1 इंच का डिस्टेंस कंप्यूटर छोड़ते हुए दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा MS का फंक्शन उन कक्षों सेल्स की संख्या की गणना करता है जो एक श्रेणी की रेंज में खाली नहीं है? खाली है तो काउंट बी आ जाएगा, काउंट ब्लैंक। ये काउंट कमांड यूज करेंगे जो कि रिलेटेड टू एक्सेल से रिलेटेड होता है। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? होना या नहीं, थोड़ी भाषा को भी समझ लेना। सर्च इंजन है तो आप बता दोगे कि भाई कौन कौन से सर्च इंजन। गूगल भी है जो वेबसाइट को सर्च करता है, MSN भी है ये भी सर्च करता है, याहू भी सर्च इंजन है, परंतु BBG इंडिया ऐसा कुछ है ही नहीं। तो याद रखिएगा इन्होंने वही पूछा है कि इनमें से नहीं है, तो ये वाला नहीं है।
एमएस वर्ड और विंडोज कमांड लाइन के संदर्भ में वाइल्ड कार्ड क्या दर्शाता है। देखो वाइल्ड कार्ड क्या होता है, वाइल्ड कार्ड का उपयोग पूरे कंप्यूटर के अंदर समझना, जैसे हमको बहुत सारी फाइल ढूंढना है तो स्टार लगा दो। तो वाइल्ड कार्ड क्या काम करता है, एक कैरेक्टर का एक से अधिक बार होना। यानी कई बार क्या होता है, जब हमको कोई चीज सर्च करना है, हमको कंफ्यूजन लग रहा है क्या नेट लिंक की स्पेलिंग क्या होगी, NIT होगी कि NET होगी, तो हमने क्या कर दिया, एक वाइल्ड कार्ड लगा दिया, तो कंप्यूटर उसके बीच में जो भी अक्षर आएगा उसे एक कैरेक्टर मान के आगे कंटिन्यू जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में 2000 में स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। अगर आपको MS वर्ड के अंदर कोई मैटर टाइप किया गया है और अगर आपको ये बोला जाए कि अगर आपको स्पेलिंग चेक करना एट ए टाइम और शॉर्टकट पे चलना है, बटन पे क्लिक करके तो कोई भी चला जाएगा, F7 बटन दबाने से हमारा शॉर्टकट भी आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, सतीश एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम कर रहा है, जब उसने डैश टाइप किया और यदि ऑटो करेक्ट ऑन है तो यह रिक्त स्थान प्रतीक ढंग से प्रविष्टि करेगा। देखिए अगर आपने कोई टाइप करा और मान लीजिए मैंने MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट में एक सेटिंग करके आ गई है, तो जहां भी आप स्पेस लोगे, जहां भी आप टेप की बटन दबाओगे तो ऐसे एरो बनना शुरू हो जाएंगे। और एक जगह डॉट के भी लिए भी होगा कि जहां जहां आप स्पेस लेते हो वहां डॉट डॉट चाहिए, तो वो ऑप्शन भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, MS एक्सेल 2016 में किसी संख्या को टेक्स्ट के रूप में मानने के लिए प्रतीक को उस संख्या से पहले लगाया जाता है। यानी क्वेश्चन हिंदी में तो कठिन लगेगा, तो याद रख कर लीजिए, इज MS एक्सेल 2016 द सिंबल रिक्त स्थान द प्रीफिक्स बिफोर अ नंबर ऑफ ट्रीट एंड नंबर एज, मतलब आपको कोई भी नंबर के आगे कोई सिंबल लगाना, तो ये वाला ऑप्शन का यूज करते हैं, इसके लिए हम आएंगे। फिर आता है, MS वर्ड में पैराग्राफ को इंडेंट को बढ़ाने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। यानी अगर MS वर्ड में किसी पैराग्राफ में इंडेंट लगाना है तो कंट्रोल अल्टर शिफ्ट के साथ में आप एम बटन का उपयोग कर सकते हैं। इसी क्रम में जाते हैं तो द हेडर एंड फुटर ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेप्स इन वर्ड, मतलब अगर हेडर और फुटर का जो ऑप्शन आता है निम्न में से कौन से मेन्यू में आता है, तो वो आता है इंसर्ट मेन्यू। होम मेन्यू के अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ऐसी चीज आती है, इंसर्ट में हेडर, फुटर, पेज नंबरिंग सारी चीज आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, MS वर्ड व्हेन विद द क्लिक द गिवन आइकन एनवेलप एंड लेबल डायलॉग बॉक्स इन द डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन। जब भी हमें वर्ड के अंदर मेल मर्ज बनाना है तो मेल मर्ज के लिए हम उपयोग करते हैं, अलग अलग इन्वेलप बटन भी होता है, ऑप्शन बटन्स भी होता है, तो हम इसके अंदर इन्वेलप का उपयोग करेंगे। इन्वेलप मतलब होता है लिफाफा। इंटरनेट के माध्यम से सामान या सुविधाओं की खरीदी बिक्री को क्या कहा जाता है, ई कॉमर्स। जैसे कि आप लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर अन्य जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग खरीदी बिक्री करते हैं, परचेज सेल का काम करते हैं, तो ये ई कॉमर्स की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, 2019 में जब कोई टेक्स्ट या संख्या का चयन करते, चयन का मतलब समझना, सिलेक्शन करते, और उसी समय कंट्रोल शिफ्ट प्लस साइन अगर हम बटन दबाते हैं तो क्या होगा। देखिए इनके लिए शॉर्टकट होता है सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। याद रखिएगा, यहां पर अगर हमें किसी चीज को ऊपर की तरफ लगाना है, जैसे अपन लिखते हैं ना 10th TH, तो इसे बोला जाता है सुपर स्क्रिप्ट, और कभी हम H2O लिखेंगे तो इसको बोला जाता है सब स्क्रिप्ट। तो टेक्स्ट या संख्या सुपर स्क्रिप्ट में बदल जाएगी, ये उसका कंट्रोल शिफ्ट प्लस बटन दबाने से हमारी सुपर स्क्रिप्ट में आ जाएगी। सुपर स्क्रिप्ट हमारा लेटर ऊपर की तरफ दिखाई देंगे। कौन सा टेबल टूल्स के तहत MS वर्ड 2016 में टेबल के लिए ग्रिड लाइन, प्रॉपर्टीज आदि विभिन्न सेटिंग प्रदान की जाती है। यानी आपको ग्रिड लाइन डालना, पेज का लेफ्ट मार्जिन सेट करना है, राइट मार्जिन सेट करना है, तो उसके लिए हम लोग पेज लेआउट का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट व्यू विकल्प नहीं है, तो देखिए
डॉक्यूमेंट व्यू का मतलब है अगर मैं ड्राफ्ट करूंगा तो भी व्यू दिखेगा, रीड मोड में भी आपको मैटर दिखेगा, राइट मोड होता ही नहीं है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि एमएस वर्ड में जो व्यू ऑप्शन में कौन कौन से व्यू आते हैं, तो ये भी एक व्यू है, ड्राफ्ट, रीड ऑनली भी एक व्यू है और वेब लेआउट भी एक व्यू है, पर ये व्यू होता ही नहीं, ये तो गलत वर्ड है, तो आपको यहीं पर दिया गया है। एमएस वर्ड एक एमएस एक्सेल का एक विशेष ग्राफिक ऑब्जेक्ट है जिसमें एक आयताकार ग्राफिक ऑब्जेक्ट के भीतर टेक्स्ट को शामिल किया जा सकता है। जैसे अगर आपको कोई एक्सेल में कुछ लिख रहे, आपने पूरी शीट बनाई और अगर आपको एक्सेल में कुछ टेक्स्ट लिखना है तो उसमें टेक्स्ट बॉक्स होता है, उसके अंदर चले जाइए, टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करेंगे और जो भी रेंज दे देंगे वहां पर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। बल्कि क्लिप आर्ट से कोई पिक्चर आ सकता है, ग्रिड लाइने से केवल लाइन डलेगी और वर्ड आर्ट से कोई स्टाइलिश कैरेक्टर वर्ड आएगा। पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हमको कोई ऑब्जेक्ट को उसके अंदर रखना है तो फिर हम टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करेंगे। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में रिबन को छिपाने और दर्शाने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल F1। समझिए क्या होता है, ऊपर जो रिबन होती है जिसमें सारे मेन्यू के अंदर के टूल्स दिखते हैं, अगर उसको हिडन हाइड अनहाइड करना है तो उसके लिए हम F11 बटन का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट में चलते हैं, किसी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? तो किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज आता है उसे हम लोग होम पेज बोलते हैं। होम पेज यानी देखा जाए तो वह फ्रंट पेज जहां से सारे पेज कनेक्ट होते हैं उन्हें हम लोग होम पेज के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हमने देखा है कि छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपके सामने है पर उनके आंसर बहुत काम के होते हैं। एमएस वर्ड में अगर आप मेल मर्ज को पढ़ लेते हैं ना तो बहुत 3-4 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही है। अब इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, मेल मर्ज में सभी परिवर्तनीय जानकारियां फील्ड के रूप में रिक्त स्थान में मौजूद होती है, या फिर इन मेल मर्ज कंटेंट ऑल द वेरिएबल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फील्ड। भाई आप जो भी डेटा डालेंगे तो उसके लिए हमें फील्ड मिलती है जिसके अंदर हम अपने सारे एड्रेसेस को ऐड कर लेते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो मेल मर्ज के अंदर हम एड्रेस बुक बना लेंगे और जब जिस डेटा के साथ इसको जरूरत होगी हम उसे 1 बाय 1 यूज में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल इज सेव्ड विद द फाइल नेम एक्सटेंशन। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आप वर्ड में फाइल बनाते हैं तो .docx एक्सटेंशन होता है, अगर एक्सेल में बनाएंगे तो .xlx होता है और पावर पॉइंट में बनाएंगे तो .pptx होता है। तो इस तरीके से हमें जब भी कोई चीज की जरूरत पड़े तो याद रखिएगा हमें क्या करना है कि हमारे पास ये वाला एक्सटेंशन, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फाइल को सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन होता है XLX। और हाँ, एक बात को और ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि 2003 में क्या होगा तो ये अलाइन हट जाती है, क्योंकि एक्सटेंशन 2003 में आता था XLS, पर अब जब 2019 में जाएंगे तो XLX नाम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, तो यहां पर लिखा दिस इज द फ्री सर्विस फ्रॉम गूगल दैट अलाउ द you to store file online and access them the anywhere using the cloud। हमारा कोई भी डेटा अगर हमने बना के रखा तो गूगल क्लाउड का कोई भी डेटा अगर रखा गया तो आप इंडिया वर्ल्ड में कहीं पर भी रहे अपना आईडी खोल के अपने क्लाउड को उपयोग करके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो गूगल ड्राइव आज का वर्तमान में अधिकतर लोग अलग अलग कंपनी आईडी पे बना के अगर हम रख लेते हैं तो हम जीबी में भी डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरीके से आपने एक चीज देखी कि ये हमारा एक सेकंड पेपर था। कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे एग्जाम आती है उसके पहले हम लोग सारे क्वेश्चंस को, सारे एग्जाम्स को 22, 23, 24 का जितनी एग्जाम्स हो चुकी है उनके सारे पेपर को सॉल्व्ड सीरीज में आपके सामने लाएंगे। ये सिर्फ सॉल्व्ड सीरीज नहीं है, इसके अंदर हम चीज़ों को एक्सप्लेन भी करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है वो भी एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते भी है तो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन
कर सकते। इसी प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन पेपर क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर शीघ्र ही इस पे फिर से एक नया चीज, नए क्वेश्चन लेके, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन लेके हम फिर से हाजिर होंगे।